हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी क्लासेस। तो जैसे कि पिछले क्लासेस में हमने 5 जो नियम थे केमिकल कॉम्बिनेशन के उसको हमने कवर कर लिया था और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। तो हमने बताया था कि आज हम क्या पढ़ेंगे, एटम्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके रिगार्डिंग जो है डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी उसको पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप लोगों को एक बात क्लियर कर दें कि जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं पढ़ी हैं, खास करके लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की वीडियोस जिन्होंने भी नहीं पढ़ी हैं, तो उनको आज जो है समझने में परेशानी होने वाली है। तो इससे पहले जब तक कि आप ये वीडियो पढ़ें, इससे पहले आप जो है इसके पहले की जो 2 वीडियोज़ हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की, उसको आप ज़रूर पढ़ लें। इसके बाद आप इस वीडियो को पढ़ें, अन्यथा आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो हम शुरू करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो पहले हम बात करते हैं एटम्स की। एटम्स है क्या? तो 1808 में आपको याद होगा पहली क्लास में हमने आप लोगों को बताया था कि पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, आप लोगों ने क्या बताया था? पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। इसमें था क्या? कहा गया कि जितने भी मैटर है या फिर जो आपका द्रव्य है वो क्या है, छोटे छोटे कणों से मिलके बना है, यानी कि ऑल द मैटर्स आर मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ओके, तो इन्हीं छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं उन्हीं को जॉन डाल्टन ने क्या कहा? एटम्स। उन्होंने कहा क्या कि जो एटम्स हैं वो किसी भी सबस्टेंस की, मैटर की, जो भी हम कह लें, उसका जो है स्मॉलेस्ट कंस्ट्रक्शनल यूनिट है। कंस्ट्रक्शनल यूनिट मतलब कि निर्माण की इकाई। जैसे समझिए आप एक घर बनाते हैं, तो उस अगर घर में दिया एक ईंट, फिर दूसरी ईंट, फिर तीसरी ईंट, ऐसे हम लोग ईंटों को जोड़ के घर को बनाते हैं। तो समझिए क्या है, जो एक ईंट है वो एक यूनिट है, एक इकाई है उसके निर्माण के लिए। तो उसी प्रकार उन्होंने कहा एटम्स के बारे में, क्या कहा कि एटम जो हैं वो क्या है, स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूशनल यूनिट है, यानी कि सबसे सूक्ष्मतम निर्माण की इकाई है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, और यानी कि जिसे हम फिर फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते और जिसे हम लोग डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, और जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता हो। इन्हीं सब चीज़ों को उन्होंने क्या कहा? एटम्स। तो इसके बारे में जॉन डाल्टन ने कुछ अपने सुझाव दिए, कुछ चीज़ों को बताया, ठीक है, जिसे कहा गया है डाल्टन की हाइपोथेसिस कहा गया है। जॉन डाल्टन का परिकल्पना कहेगी कि भाई एटम्स के बारे में क्या क्या कहा जा सकता है, एटम्स के बारे में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिन पॉइंट्स को हम आज देखेंगे, और इस जो भी उनके और उसी को क्या कहा गया? डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, जो उन्होंने सुझाव दिए उसी को क्या कहा गया? डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। तो जो इसका नोट्स है आपको मिल जाएगा PDF में, लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स आज चेक करेंगे तो उसका PDF का आपको नोट्स मिल जाएगा। तो जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी, देखिए उसमें उन्होंने कहा क्या? पहली चीज़ उन्होंने कही, क्या कहा उन्होंने कि जो मैंने बताया कि मैटर जो है, ठीक है, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जो क्या है? इंडिविजिबल है। वो क्या है? इंडिविजिबल है, यानी कि उन्हें अब और छोटे कणों में तोड़ा नहीं जा सकता। और क्या है? इंडिस्ट्रक्टिबल। इंडिस्ट्रक्टिबल मतलब अविनाशी, यानी कि जिसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, जिन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, जिसको क्या कहा गया? अविनाशी। समझ आई बात? अब देखिए आपको कुछ याद आ रहा होगा, जो पहला हमने बताया था केमिकल कॉम्बिनेशन में, पहला नियम बताया था, क्या बताया था? द्रव्य की अविनाशिता का नियम। समझ में आई बात? द्रव्य की, या फिर हमने बताया था, या फिर क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसको हम लोग ये भी कहते हैं लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मास।
तो भाई मास क्या है, जो मैटर है वो एटम्स से ही मिलकर बना है। तो जब एटम क्या है आपका इनडिस्ट्रक्टिबल है, यानी कि एटम को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, तो क्या आप मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? नहीं कर सकते, समझ में। तो उन्होंने यही कहा, पहला कॉन्सेप्ट इन्हीं कहा कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। वे कण जो अविभाज्य हैं, यानी कि अविभाज्य हैं और क्या है, अविनाशी, जिन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाते हैं? एटम्स कहलाते हैं। तो जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का पहला नियम था क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो इस नियम से क्या हुआ, प्रूफ हो गया। अब देखिए उन्होंने दूसरे पॉइंट क्या कहा, दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या कहा, दूसरा पॉइंट देखिए सिंपल है। दूसरे पॉइंट में उन्होंने कहा कि अगर हमारे सेम एलिमेंट्स हैं, तो जो उनके एटम्स होंगे वो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे सभी रूप में। और ये बात सही भी है भाई। जैसे हमने ले लिया कार्बन, अब जो इसके एटम्स होंगे, जो कार्बन के क्या होंगे, एटम्स होंगे, वो क्या सभी एक ही प्रकार की प्रॉपर्टी शो करेंगे कि नहीं? भाई हमने पिछली क्लास में आपको, पिछली नहीं मतलब कि पहली क्लास में या फिर दूसरी क्लास में एलिमेंट्स की डिफिनेशन बताई थी, क्या, मेड ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम। तो वही इन्होंने कहा कि जो सेम एलिमेंट के एटम्स होंगे वो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे सभी रिस्पेक्ट में। ऑल से मतलब कि वो एक ही तरह का रिएक्शन करेंगे, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, साइज, वैलेंसी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो क्या हो जाएंगी, एकदम सेम हो जाएंगे, सेम एलिमेंट्स के। फिर उन्होंने क्या कहा कि जो हमारे डिफरेंट एटम्स हैं, जो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे, दूसरे में क्या कहा उन्होंने कि जो हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होंगे वो क्या शो करेंगे, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे। भाई अगर वो अलग हैं तो अलग अलग शो करेंगे। पहला पॉइंट क्या हो गया कि मैटर जो है एटम्स से छोटे छोटे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। दूसरे लोग क्या कहा उन्होंने कि जो सेम एलिमेंट्स के एटम्स होंगे वो क्या करेंगे, सेम तरह की प्रॉपर्टीज शो करेंगे। जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होंगे वो क्या करेंगे, डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करेंगे। फोर्थ में उन्होंने क्या कहा, चौथा उन्होंने क्या कहा कि जो हमारे एटम्स होते हैं, एटम्स टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो जो भी केमिकल रिएक्शन होगा उसमें क्या करेंगे, एटम पार्टिसिपेट करते हैं। केमिकल रिएक्शन में क्या पार्टिसिपेट करते हैं, एटम्स। अगर दो चीज़ें, दो रिएक्टेंट्स के बीच में रिएक्शन हो रहा है तो जो उसमें जो पार्टिसिपेशन होगा वो किसका होगा, एटम्स का होगा, समझ में। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, अब केमिकल रिएक्शन से ही रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा, केमिकल रिएक्शन से ही रिलेटेड ध्यान दीजिएगा कि ड्यूरिंग फिजिकल और केमिकल चेंज, फिजिकल और केमिकल चेंज के दौरान, समझने के बाद फिजिकल चेंज जैसे मान लीजिए आप लिक्विड है उसको आपने फ्रीज कर दिया वो सॉलिड हो गया, या फिर सॉलिड है आपने उसको हीट कर दिया वो लिक्विड हो गया, ये फिजिकल चेंज हो गया। लिक्विड को आपने और हीट कर दिया वो गैस में बदल गया, ये क्या होगा, फिजिकल चेंज है। तो फिजिकल और केमिकल चेंज के दौरान एटम को न तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और न ही प्रोड्यूस किया जा सकता है। बात समझ भाई, हमने पहले पॉइंट में ही बता दिया था इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी। तो वही चीज़ ये भी है क्या कि किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज के दौरान जो है एटम को डिस्ट्रॉय या फिर प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। समझ में बात। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या कहा, देखिए ये क्या है
कि ये डाल्टन की हाइपोथेसिस है, इसमें ये थ्योरेटिकल ही ज़्यादा है, इसमें कोई कैलकुलेशन या फिर कोई न्यूमेरिकल चीज़ नहीं है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। ये याद करने की चीज़ें हैं जो उन्होंने दिया था, इसको आपको याद करना पड़ेगा। बात समझ में आई? इसमें कुछ बहुत ज़्यादा समझाने वाली चीज़ें नहीं हैं, जो समझाने लायक है उसको हम आपको अच्छे से प्रॉपरली समझा देंगे। अब देखिए क्या कहा उन्होंने, इसमें जो भी नेक्स्ट पॉइंट हो आप उसको देख लीजिएगा। उन्होंने क्या कहा कि दो एटम्स या उससे ज़्यादा एटम्स जो है मिल करके एक फिक्स रेशियो में कंपाउंड बनाते हैं, यानी कि एलिमेंट्स जो हैं उनके जो एटम्स हैं एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो यही तो भाई था हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या था कि हमारा जो सबस्टेंस है, यानी कि हमारा जो हमारा कंपाउंड है वो कहीं से भी लिया गया हो, नो मैटर फ्रॉम वेयर इट इज टेकन, जो उसमें क्या होंगे, देयर विल बी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेम और फिक्स्ड मास रेशियो। तो वही इन्होंने भी कहा कि जो है एटम्स जो हमारे जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो क्या करेंगे, एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करके, एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करके किसका फॉर्मेशन करेंगे, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या कि एटम्स क्या हुए, कंबाइंस करके क्या बनाया उन्होंने, कंपाउंड। ठीक, उन्होंने एक बात और कही, क्या कहा कि सेम एटम्स, जो सेम एलिमेंट के एटम्स होंगे वो कंबाइन करेंगे, लेकिन किसमें, डिफरेंट रेशियो में, डिफरेंट रेशियो में कंबाइन करके मोर देन वन कंपाउंड। एक से अधिक यौगिक बनाएंगे। पहले तो कहा भाई कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जो है कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। दूसरे में क्या कहा कि सेम एलिमेंट्स के एटम्स होंगे, जैसे मान लीजिए दो एटम्स हमने ले लिए, ठीक है, दो एलिमेंट्स के एटम ले लिए, जैसे मान लीजिए हमने ले लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इन्होंने क्या कहा कि ये डिफरेंट रेशियो में कंबाइन करके अलग अलग कंपाउंड बना सकते हैं। यही तो था भाई हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी क्या था, यही था कि दो एलिमेंट्स मिल करके एक से अधिक यौगिक बना रहे थे अलग अलग रेशियो में कंबाइन करके। तो वही था, जैसे मान लीजिए हमारा नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बना लिया, NO2 बना लिया, N2O बना लिया, NO बना लिया, N2O5 बना लिया, मतलब बहुत सारी चीज़ें बना लिया, लेकिन इसमें मिले क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यही दो एलिमेंट्स हैं, दो एटम्स हैं एलिमेंट्स के, जो डिफरेंट रेशियो में, देखिए यहाँ अगर एटम्स का रेशियो 1:2 है, 2:1 है, 1:1 है, 2:5 है, अलग अलग रेशियो है। अलग अलग रेशियो में मिलके क्या बना है, अलग अलग कंपाउंड्स बना रहे हैं। कौन, हमारे सेम एलिमेंट्स, यानी कि जो हमारे दो एलिमेंट्स हैं ये अलग अलग कंपाउंड्स बना रहे हैं। बात समझ भाई? चलिए अब हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट क्या है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन, हमने ये 7 फॉर्म में रिएक्शन का लिखा, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें जो एटम्स होंगे या तो कंबाइन करेंगे, या तो कंबाइन करेंगे, ठीक है, या फिर क्या करेंगे, वो रीअरेंज होंगे, रीअरेंज होंगे, या फिर क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। क्योंकि उस समय तक जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन और सेपरेशन रिएक्शन, यही रिएक्शंस नोन थी। उसके बाद अभी आप देखेंगे बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, बहुत ढेर सारी केमिकल रिएक्शंस हैं, लेकिन उस समय ये 3 मुख्यतः रासायनिक अभिक्रियाएं ज्ञात थी। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम्स
कंबाइंस, रीअरेंज एंड सेपरेट। ठीक है, तो ये थी आपकी क्या, डाल्टन का जो है एटॉमिक थ्योरी थी। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी किसके बारे में, एटम्स के बारे में। एटम्स के बारे में यही डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी। चलिए अब हम देखते हैं कि जो हमारी क्या डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है और जो हमारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है उसमें क्या कॉमन है चीज़ें, उसमें चीज़ें क्या कॉमन है। तो देखिए मैंने पहले भी बता दिया था, फिर बता रहे हैं क्या। उन्होंने क्या कहा कि एटम क्या है, इंडिविजुअल है और क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल, यानी कि जिसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। यानी इसने किसको प्रूव किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। फिर उन्होंने क्या कहा कि एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स combines in fixed ratio to form chemical compound। भाई लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी तो यही करता है कि हमारे जो हैं जो दो एलिमेंट्स हैं कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, यौगिक। लेकिन जो कंबाइन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, फिक्स मास रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं। तो वही इन्होंने बताया। तीसरा क्या था, ये तीसरा क्या कि उन्होंने कहा भाई दो एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन करेंगे डिफरेंट मास रेशियो में, तो डिफरेंट मास रेशियो में वो कंबाइन करेंगे तो वो डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट कंपाउंड्स बनाएंगे। यही हमारा क्या कहता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी यही कहता है। समझ आई बात। तो ये हमारा डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी DAT, मैंने नोट्स में देखा, मैंने DAT लिख दिया है शॉर्ट फॉर्म में, उसको समझिएगा कि वो क्या है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि देखिए कोई भी थ्योरीज दी जाती है तो उसमें कुछ न कुछ कमियां रहती हैं, बाद में उनका क्या होता है, संशोधन होता है, यानी कि उसको हम लोग क्या करते हैं, बाद में करेक्ट करते हैं। तो जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी इसमें कुछ लिमिटेशंस थी और इसको फिर बाद में करेक्ट किया गया। तो करेक्ट करने के बाद जो है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दी गई। तो इसमें क्या क्या लिमिटेशंस थी पहले हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए हम लिमिटेशंस की बात करते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा कि लिमिटेशन में क्या है। पहला जो लिमिटेशन का था कि इन्होंने जो केमिकल कॉम्बिनेशन के नियम थे जो जिसमें सिर्फ मास इन्वॉल्व था उसको तो इन्होंने प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया, जैसे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से। ठीक है, लेकिन ऐसे लॉ केमिकल कॉम्बिनेशन के जिसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व था, यानी कि गैसेस के बारे में, तो उसके बारे में ये कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। कौन, जॉन डाल्टन। तो ये पहली कमी थी उनकी कि उन्होंने भाई जितने भी केमिकल कॉम्बिनेशन के लाज थे बाय मास उसको तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन जहाँ पर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आया वहाँ पे इनका जो कॉन्सेप्ट था, एटम्स का जो कॉन्सेप्ट था वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, इन्होंने तो बता तो दिया कि भाई दो एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स के एटम्स हैं, कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन करके के क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। लेकिन भाई कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट इन्होंने नहीं दिया। इसके पीछे देखिए रीजन क्या था कि उस समय इन्होंने क्या कहा कि एटम्स क्या है, इंडिविजुअल है, लेकिन बाद में पता चला क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। भाई सारा का सारा खेल किसका है, इलेक्ट्रॉन का ही है। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जितने भी केमिकल, न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, केमिकल रिएक्शन की बात मैं कर रहा हूँ, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं सभी के सभी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का ही तो खेल है। और इलेक्ट्रॉन उसमें ज्ञात नहीं था, जब इलेक्ट्रॉन ज्ञात नहीं था तो बहुत सारी चीज़ों का जो है एक्सप्लेनेशन क्या है, रह गया। तो दूसरी बात ये थी कि ये इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सके कि भी जो सेम टाइप्स के एलिमेंट्स के एटम होंगे वो सेम प्रॉपर्टीज़ क्यों शो करेंगे, और जो डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स के एटम्स होंगे जैसे वैलेंसी, ठीक है, और जो वैलेंसी हो गई, साइज हो गया, ठीक है, साइज हो गया, शेप हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हैं, ये सारी चीज़ें अलग अलग क्यों हैं, उसके पीछे वजह क्या है, ऐसा क्यों है भाई कि किसी एक एलिमेंट का एटम बड़ा है, किसी एक एलिमेंट का एटम छोटा है, ऐसा क्यों है। तो इन सारी चीज़ों को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर सके। कौन, जॉन डाल्टन। फिर अगर ये सोचा जाए कि एटम्स अगर एक ही तरह के हैं, एक ही तरह के एटम्स हैं, तो क्या होगा, जो हमारे नेचर में जो है मैटर्स पाए जाते हैं, जो मैटर पाए जाते हैं वो
हमारे भाई सॉलिड स्टेट में पाए जा रहे हैं, लिक्विड स्टेट में पाए जा रहे हैं, गैसेस स्टेट में पाए जा रहे हैं। तो भाई क्यों वो एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, एक गैस, ऐसा क्यों है? तो जो इंटर एटॉमिक फोर्स था, यानी कि परमाणुओं के बीच जो लगने वाला बल था, उसको भी जो है, जो इनकी एटॉमिक थ्योरी थी, उसका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए कि ऐसा क्यों है कि कुछ आपके मैटर जो है सॉलिड हैं, कुछ मैटर आपके लिक्विड हैं और कुछ मैटर आपके गैस है। ये इसका भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई। और आगे चल के एक समस्या हो गई क्या, कि भाई जो हमारे सेम एलिमेंट के एटम थे, ध्यान सुनिएगा ध्यान से, हमने क्या कहा कि द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। कौन पहले कहा गया था, लेकिन हुआ क्या कि कुछ एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं, सेम एलिमेंट्स के एटम जो हैं, उनके मासेस क्या थे, डिफरेंट मासेस थे। क्या थे? डिफरेंट मासेस थे। अब भाई ये क्यों है, अभी मैं आके बताऊंगा। तो ये भी समस्या थी। और उन्होंने क्या कहा कि जो भी सेम एलिमेंट होंगे, जो उनके एटम्स होंगे, उनके मासेस क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सेम एलिमेंट्स के ही मासेस क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, और डिफरेंट एलिमेंट्स के मासेस क्या हो गए, सेम हो गए। अभी हम समस्थानिक और समभारिक के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे ये चीज़ें। तो ये सारी कमियाँ थी जो किसमें, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में रह गई। अब हम क्या देखेंगे भाई, जो कमियाँ थी उनको कैसे दूर किया गया। तो उन कमियों को जो दूर किया गया, तो उसके लिए जो नई थ्योरी दी गई, ठीक है, उन थ्योरी को क्या कहा गया, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, यानी कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत। समझ में? तो अब हम क्या करेंगे, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी को पढ़ेंगे, और जो डाल्टन की थ्योरी में जो करेक्शन था उसको हम लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। चलिए हम देखते हैं मॉडिफिकेशन इन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। हमने बताया था कि भाई कुछ लिमिटेशंस थी, किसमें लिमिटेशंस थी, जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी उसमें क्या थी, लिमिटेशंस थी। तो अब क्या किया गया, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया सॉरी, और उस मॉडिफिकेशन को क्या कहा गया, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो उस मॉडिफिकेशन में पहली बात क्या कहेगी, ध्यान दीजिए। हुआ क्या कि जब हमने बताया पहले कि जब शुरू में एटम की खोज हुई थी, तब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सारी चीज़ों की खोज नहीं हुई थी। लेकिन 19वीं सेंचुरी में इन सारी चीज़ों की खोज हो गई। जब इन सारी चीज़ों की खोज हो गई तो भाई नए नए कॉन्सेप्ट आने लगे। जब नई चीज़ों की खोज होती है तो फिर से कॉन्सेप्ट नए आते हैं, पुराने कॉन्सेप्ट जो क्या हो जाते हैं, या तो गलत हो जाते हैं, या तो क्या रहते हैं, इनकम्प्लीट हो जाते हैं। तो अब जो है, जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो गई, तब क्या कहा गया कि जो डाल्टन ने क्या कहा था कि एटम्स आर इनडिविजिबल। अब क्या हो गया, एटम्स क्या हो गए, डिविजिबल हो गए, ठीक है, और उसके छोटे छोटे पार्ट हो गए, क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनको क्या कहा गया, मिला करके इनको कहा गया फंडामेंटल पार्टिकल। इन्हें कहा गया, ये मूल कण कहे गए। क्या कहा गया, मूल कण कहा गया। यानी कि एटम्स क्या है आपका, इंडिविजिबल नहीं है। एटम क्या है, इंडिविजिबल नहीं है। तो पहला करेक्शन ये हो। अब हम देखते हैं दूसरे करेक्शन के बारे में। दूसरा क्या कहा, उन्होंने कहा था, डाल्टन ने क्या कहा था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी कि सभी परिप्रेक्ष्य में क्या होते हैं, एक समान होते हैं। लेकिन देखिए ध्यान दीजिए, पाया क्या गया कि रिसर्च में पाया क्या गया कि जैसे मान लीजिए हमने ले लिया क्लोरीन, ठीक है, हमारे पास क्या है, क्लोरीन। अब जो क्लोरीन है इसका जो एटॉमिक मास है 35 भी है और 37 है। भाई ये क्लोरीन के ही एटम्स हैं, तो ये तो आइडेंटिकल होने चाहिए, लेकिन ये आइडेंटिकल नहीं है। इसका एटॉमिक मास 35 है, इसका एटॉमिक मास 37 है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा हाइड्रोजन के बारे में, उसके 1H1 पाया जाता है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रेटियम। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट है डिफरेंट मासेस। इन सबको क्या कहा गया, आइसोटोप्स।
इनको क्या कहा गया, आइसोटोप्स। तो जो उनकी दूसरी परिकल्पना थी वो भी गलत हो गई कि सेम एलिमेंट के जो एटम्स होंगे क्या हो जाएंगे, एकदम सभी मामलों में सेम हो जाएंगे, नहीं, ये हो गया। इनको क्या कहा गया, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या हो गया कि उनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, एटॉमिक एटम्स जो हैं उनके एटॉमिक नंबर्स क्या हैं, सेम है, लेकिन जो उनका एटॉमिक वेट है वो क्या है, डिफरेंट है। इसको क्या कहा गया, आइसोटोप्स। सेम इसके साथ भी हुआ, क्या कहा उन्होंने कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे उनके एटम्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। लेकिन हम अगर ध्यान दें तो जो हमारा कैल्शियम है, कैल्शियम का भी एटॉमिक वेट 40 है और आर्गन का भी एटॉमिक वेट 40 है। दूसरा ध्यान दीजिए, अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो 13 जो पाया जाता है, मुख्यतः 12 पाया जाता है, लेकिन 13 भी होता है और 14 भी होता है। तो भाई कार्बन का क्या हो गया, 14 हो गया एटॉमिक वेट, और जो है किसका, नाइट्रोजन का भी एटॉमिक वेट 14 है। नाइट्रोजन का भी एटॉमिक वेट क्या है, 14 है। नाइट्रोजन का भी एटॉमिक वेट क्या है आपका, 14 है। तो इनको क्या कहा गया आपको, इनको कहा गया आइसो बार। तो यानी कि दोनों चीजें गलत हो गई। पहले क्या कहा कि जो सेम एलिमेंट के एटम्स होंगे वो सेम होंगे सभी मामले में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये देखिए। दूसरा क्या क्या कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे वो पूर्णतः क्या हो जाएंगे, डिफरेंट होंगे उनके एटम्स। तो इस तरह से जो उनके जो दोनों कॉन्सेप्ट थे क्या हो गए, गलत हो गए। अब हम आते हैं उनके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि एटम जो क्या है, एटम क्या है, अविनाशी है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। लेकिन आगे चल के देखा गया जो हमारी न्यूक्लियर रिएक्शन थी, न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या हुआ कि एक एलिमेंट के एटम से हम दूसरे एलिमेंट के एटम को प्राप्त कर रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्शन में। तो उस समय तक न्यूक्लियर रिएक्शन नोन नहीं थी, लेकिन जब बाद में न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में पता चला तो कहा गया कि एटम जो है इनडिस्ट्रक्टिबल नहीं है, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। क्या हो रहा है कि एक एटम से दूसरे एटम के रूप में क्या हो रहा है, वो कन्वर्ट हो जा रहा है। बात समझ में आई। तो इसलिए ना कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था उसको बाद में मॉडिफाई किया गया, क्या कि मास कंजर्व नहीं है, मास प्लस एनर्जी कंजर्व है। ध्यान दीजिएगा। तो जब एक एटम जो था, एक एटम से दूसरे एटम में जब वो कन्वर्ट हुआ तो उसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ, यानी कि उसमें बहुत, जैसे अगर वो टूटा, अगर वो टूटा तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होगी, आपकी एनर्जी रिलीज हुई, यानी कि जो उसके द्रव्यमान में कमी आई वो कमी जो थी ऊर्जा के रूप में हमको प्राप्त हुई, ठीक है। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था उसको बाद में आइंस्टीन द्वारा संशोधित किया गया, क्या कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्लस एनर्जी। उन्होंने कहा कि मास प्लस एनर्जी कंजर्व है एक साथ। अगर आप कहें सिर्फ कि मास कंजर्व है तो नहीं, मास कंजर्व नहीं है, मास प्लस एनर्जी कंजर्व है। जैसे आप ध्यान से समझिए, आप एक लकड़ी का टुकड़ा लीजिए, अब आप उसको जला दीजिए, वो जल गया, बाद में जो राख बचेगी उसको आप वजन कीजिए, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली उसको भी आप लोग वजन कर लीजिए। दोनों सेम नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि भाई आपको ऊर्जा तो मिल रही है, तो ऊर्जा कहाँ से आ रही है, द्रव्यमान से। द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा से, ऊर्जा को क्या द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो उन्होंने जो कहा है कि एटम जो है इनडिस्ट्रक्टिबल है, नहीं, वो एटम क्या है आपका, इनडिस्ट्रक्टिबल नहीं है। फिर उन्होंने क्या कहा था कि यौगिक बनाने के लिए, केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए उनका जो है सिंपल, एक सिंपल रेशियो में कॉम्बिनेशन जरूरी है। देखिए ये तो कुछ हद तक सही है, क्योंकि जो हम लोग अपने आसपास के जितने भी यौगिक और सारी चीज़ों को हम पढ़ते हैं वो क्या होता है, वो एक सिंपल रेशियो में ही कंबाइन रहते हैं। लेकिन अभी हम जब आगे चल के आप देखेंगे, प्रोटीन्स देखेंगे, पेप्टाइड्स देखेंगे और स्टार्च वगैरह का देखेंगे हम लोग, तो उसमें जो कॉम्बिनेशन होता है बहुत जटिल होता है, ठीक है। तो और उसमें क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं, जो उनका रेशियो होता है, उनका रेशियो क्या होता है, वो एक सिंपल रेशियो नहीं रह जाता, ठीक है। फिर क्या कहा गया, नई एटॉमिक थ्योरी में कहा गया कि पहले ये कॉन्सेप्ट था कि जो एटम्स जो होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो जो उनका एटॉमिक वेट होता है
वो वही उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बाद में क्या पता चला कि जो हमारे एटम्स हैं, ठीक है, जो हमारे एटम्स हैं उनका जो मुख्य गुण है वो उनका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है, न कि क्या एटॉमिक वेट। अब देखिए एटॉमिक नंबर क्यों, अगर आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटम्स में अवेलेबल रहते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, उन्हीं को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। अब देखिए जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, एटम्स के बीच में, परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। समझ आई बात। जितने भी वो किसी यौगिक से किस तरह से कंबाइन करेगा, सॉरी किसी एटम, कोई एक एटम दूसरे एटम से किस प्रकार से कंबाइन करेगा, किस तरह का कंपाउंड बनाएगा, किस तरह का मॉलिक्यूल बनाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन पे। इसीलिए और जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। इसीलिए कहा गया कि जो भी एटम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो एटॉमिक, उसका जो एटॉमिक वेट है नहीं, उसका एटॉमिक नंबर होता है। समझ में बात। वही हमने बता दिया कि केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस वाया क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स। जब एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है तभी केमिकल रिएक्शन क्या हो जाती है, होती है। बात समझ में आई। तो ये आपके पॉइंट्स थे जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में मॉडिफिकेशन के लिए दिए गए और जिन्हें क्या कहा गया, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, जिन्हें क्या कहा गया, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। अब जो है, अब हम ये तो हो गया, अब ध्यान दीजिए अभी जो है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी तो दे दी गई, लेकिन अभी जो थी एक समस्या जो थी क्या, कि हमने बताया था कि जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी वो गैसियस जो वॉल्यूम्स के संबंधित जो केमिकल कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम्स थे उसको उन्होंने सॉल्व नहीं किया। सिर्फ जो जिसमें द्रव्यमान इन्वॉल्व था, मास जिसमें इन्वॉल्व था केमिकल कॉम्बिनेशन में, उसी को वो प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाया। हाँ, लिमिटेशंस में एक पॉइंट छूट गया था, लिमिटेशन में ध्यान दीजिएगा, डाल्टन ने एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में डिफरेंस नहीं बताया था। कौन, डाल्टन ने, ठीक है, तो लिमिटेशन में एक पॉइंट छूट गया था। अब हम देखेंगे बर्जीलियस का कॉन्सेप्ट। साइंटिस्ट थे जे बर्जीलियस, जिन्होंने क्या है अपना एक नियम दिया। उस नियम के आधार पर उन्होंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि भाई जो गैसियस एटम्स होते हैं या फिर जो गैसेज होती है वो किस तरीके से कंबाइन करती हैं। तो ध्यान से देखिए जो बर्जीलियस का कॉन्सेप्ट था वो था क्या, इसको आप लोग नोट कर लीजिए एक बार। चलिए अब हम बर्जीलियस की हाइपोथेसिस देखते हैं। तो भाई बर्जीलियस ने अपनी परिकल्पना दी क्यों, तो जो गैलिलियो का जो गैसेस वालों रिलेटेड जो नियम था उसको डाल्टन ने एक्सप्लेन नहीं किया, वो एक्सप्लेन कर नहीं पाए। तो उन दोनों में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए बर्जीलियस ने एक हाइपोथेसिस दिया। क्या कहा उन्होंने कि एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स। मतलब कि एक मान लीजिए आपने कोई एक फिक्स टेम्परेचर ले लिया, मान लीजिए टेम्परेचर ले लिए T और प्रेशर ले लिए P। इस टेम्परेचर और प्रेशर पे आपने एक कोई गैस, कोई भी गैस ले लीजिए जिसका वॉल्यूम क्या था, V था। तो क्या था कि इस V वॉल्यूम में जितने भी इस V वॉल्यूम में चाहे जो भी गैस हो, जो एटम्स की संख्या होगी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। मान लीजिए कि इस टेम्परेचर पे मान लीजिए हमने हाइड्रोजन गैस लिया तो उसके मान लीजिए 1 करोड़ है, किसी हाइड्रोजन है एटम्स, तो ऑक्सीजन के भी 1 करोड़ होंगे, सबके 1 करोड़ होंगे। किसने ये कहा, बर्जीलियस ने कहा। क्या कहा, बर्जीलियस ने कहा कि एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर आपने फिक्स कर दिया। आप एक कोई अगर फिक्स वॉल्यूम लेते हैं तो आप चाहे जो गैस लीजिए ये फर्क नहीं पड़ता, जो इसमें एटम्स की संख्या होगी वो क्या होगी, सेम होगी। एटम की संख्या होगी क्या होगी, सेम होगी। लेकिन हुआ क्या, आगे चल के जब हम किसकी बात कर रहे थे, जब HCl गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की H2 + Cl2 गिव्स 2HCl, ठीक है। जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के बारे में जब एक्सप्लेनेशन किया गया तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का जो है एक्सप्लेनेशन देने में जो बर्जीलियस की हाइपोथेसिस थी वो क्या हो गई, फेल हो गई। क्या हो गई, फेल हो गई। वो उसका
प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई। जैसे कहा क्या उन्होंने, ध्यान दीजिए, देखिए जैसे मान लीजिए हमने लिया क्या, हाइड्रोजन लिया, ठीक है, क्लोरीन लिया, एक कंबाउंड हो गया आपका हाइड्रोजन क्लोराइड। मान लीजिए हमने क्या लिया, इसका एक वॉल्यूम लिया, इसका एक वॉल्यूम लिया, इसका एक वॉल्यूम बन गया। अब हम मान ले रहे हैं इसके कितने होंगे, n परमाणु है, इसके भी कितने परमाणु हैं, n परमाणु हैं। बात समझ में, इसके भी n परमाणु, इसके भी n परमाणु हैं। एक वॉल्यूम में भी जब हम टेम्परेचर फिक्स कर दे रहे हैं तो इसके भी एक परमाणु होंगे, इसके भी एक परमाणु होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन देखिए बन क्या रहा है, अब इसके 2n परमाणु मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, 2n परमाणु मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं आपके, 2n परमाणु मिल रहे हैं। अब ध्यान दीजिए भाई, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो भाई अगर उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में मान लीजिए ये n मिल रहा है, ये n मिल रहा है और ये 2n मिल रहा है, तो अगर मान लीजिए इसका, अगर मान लीजिए एक एटम ये है, ये एक एटम है, ये भी एक एटम है, तो क्या मिल रहे हैं, ये इसका कितना मिल रहा है आपका, 2 एटम मिल रहा है। अगर हमको इसका एक एटम चाहिए तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 एटम, 1/2 एटम, इसका हमको क्या मिल जाएगा, 1 एटम मिल जाएगा। अब लेकिन ध्यान से देखिएगा, डाल्टन ने क्या कहा कि परमाणु आपका क्या है, जो एटम है क्या है, वो इंडिविजुअल है। वैसे भी हाफ एटम आप नहीं ले सकते, आप हाफ एटम नहीं ले सकते। जब आप हाफ एटम नहीं ले सकते तो यहीं पे क्या हुआ, वो कॉन्सेप्ट फेल हो गया, किसका, बर्जीलियस का, कि अगर आपको HCl का, इन्होंने कहा कि आप एक एटम हाइड्रोजन का लेंगे, एक एटम क्लोरीन का ले रहे हैं, तो 2 एटम आपका हाइड्रोजन क्लोराइड का बन रहा है। एटम क्या, उसको उन्होंने कहा था एटम कंपाउंड बोला था, एटम कंपाउंड बोला था। लेकिन अगर आपको इसका एक तो बनेगा ही, तो जब अगर आपको एक लेना है जिसका हाफ ले रहे हैं, इसका हाफ ले रहे हैं, तो इसका एक बन रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है किसी, क्योंकि आप हाफ एटम नहीं ले सकते, क्योंकि एटम आपका क्या है, इंडिविजुअल। यानी कि ये डाल्टन का नियम था, वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो भाई अब ये समस्या हो गई बर्जीलियस के साथ। अब बर्जीलियस की समस्या को दूर करने के लिए किसने एक परिकल्पना दी, हाइपोथेसिस दी, एक साइंटिस्ट से एवोगाड्रो ने एक हाइपोथेसिस दी। उससे पहले जो है उन्होंने एटम्स को डिफाइन किया, उसके साथ साथ उन्होंने मॉलिक्यूल को भी डिफाइन किया, क्योंकि ये समस्या मॉलिक्यूल्स के कारण ही हो रही थी, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स डिफाइन नहीं थे। तो जब उन्होंने मॉलिक्यूल्स को भी डिफाइन कर लिया, तब उन्होंने एवोगाड्रो ने एक हाइपोथेसिस दी, जो इन सारी चीज़ों को एक प्रॉपर वे में एक्सप्लेन कर पाती। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए बर्जीलियस के साथ समस्या कहाँ पे हुई, क्या कारण हुआ जो ये कमी आ गई, ध्यान दीजिएगा। तो शायद कुछ गलती हो गई हमसे पिछले उसमें, जब हमने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हम बता रहे थे, हमने क्या बताया था कि जो हमारे एटम्स होते हैं, ठीक है, वो कंबाइन करके हमने बताया था कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन डाल्टन ने क्या कहा था कि वो कंपाउंड नहीं बनाते हैं, वो कंपाउंड एटम बनाते हैं, यानी कि एटम्स ऑफ कंपाउंड बनाते हैं। ये समझिए क्या है, ध्यान से, कि बहुत सिंपल से बहुत माइन्यूट चीज़ें। जैसे कहा क्या गया कि उन्होंने क्या कहा कि जो कंपाउंड भी बन रहा है वो क्या हो रहा है, एटम्स से मिलके बन रहे हैं। किससे मिलके बन रहे हैं, एटम्स से मिलके बन रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, यौगिक परमाणु नहीं होते हैं, कंपाउंड एटम्स नहीं होते। कंपाउंड क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए आपके पास क्या है, वाटर है, ठीक है, वाटर क्या है, इसमें बहुत सारे H2O होंगे, बहुत सारे H2O होंगे। तो H2O आपका क्या है, मॉलिक्यूल है, क्या है, मॉलिक्यूल है। लेकिन डाल्टन ने क्या कहा कि जो यौगिक है वो क्या है, परमाणु है। यौगिक को भी उन्होंने परमाणु ही बताया, अणु नहीं बताया। हमने बताया ना कि अणु और परमाणु के बारे में उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दी। उन्होंने क्या कहा कि जो उन्होंने कहा
कि जैसे एटम्स से मिल करके यौगिक, एटम्स से मिल करके क्या बन रहे हैं, यौगिक बन रहे हैं। तो कोई यौगिक है, ठीक है, तो जो उसके जो उसका छोटा पार्ट है, छोटा छोटा जो पार्ट है वो क्या है, वो भी क्या है, परमाणु है। लेकिन हुआ क्या, एटम्स से मिलके बन रहा है आपका मॉलिक्यूल, यौगिक का मॉलिक्यूल। जैसे वाटर है, वाटर आपका एक कंपाउंड है और उसका जो मॉलिक्यूल है क्या, वो आपका H2O उसका क्या है, मॉलिक्यूल है, न कि क्या है, एटम है। तो बर्जीलियस ने क्या कहा, देखिए बर्जीलियस ने जब इसको किया तो बर्जीलियस ने यही किया ना, उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने जब हाइड्रोजन लिया, क्लोरीन लिया, तो उन्होंने कहा कि भाई HCl का यौगिक परमाणु बन रहा है। समझ बात, अगर यहाँ पे उन्होंने कहा था, यहाँ पे वो कहते कि अगर यहाँ पे अणु बन रहा है तो समस्या ही दूर हो जाती, लेकिन अणु का कॉन्सेप्ट वहाँ पे था नहीं, यानी कि मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट वहाँ पे था ही नहीं। तो इसीलिए क्या, एवोगाड्रो का कॉन्सेप्ट आया। एवोगाड्रो ने क्या कहा पहले कि एटम्स जो होते हैं, एटम्स जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और दूसरी बात है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं भी कर सकते हैं। समझ में बात, एटम्स क्या है कि एलिमेंट्स का सबसे, मतलब एटम्स क्या है, जो एवोगाड्रो ने कहा कि एलिमेंट्स का छोटा सा छोटा पार्ट है जो क्या है आपका फ्री स्टेट में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, और आपका केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। और यौगिक के बारे में क्या कहा उन्होंने, सॉरी मॉलिक्यूल्स के बारे में क्या कहा कि मॉलिक्यूल जो है वो तो एटम या सॉरी एलिमेंट या फिर कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्ट है, जिसमें क्या होते हैं, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज होती हैं। हमने बताया था यौगिक में, तो पिछले बार में जब हम लोग कंपाउंड पढ़ रहे थे तो हमने उसमें बताया था कि उसका जो छोटा सा छोटा पार्ट लेंगे वो भी क्या होगा, उस जो कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा। तो एवोगाड्रो ने एटम को डिफाइन किया, उसके बाद क्या किया उन्होंने, मॉलिक्यूल्स को डिफाइन किया, एटम्स को डिफाइन किया, उसके बाद उन्होंने मॉलिक्यूल को डिफाइन किया। तब उन्होंने क्या कहा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम वॉल्यूम ऑफ गैस would have same number of molecules, not atoms, जैसे ध्यान दीजिए, हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया, मान लीजिए हाइड्रोजन गैस ले लिया। अभी जब हम आगे चल के मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो ये चीज़ों को और अच्छे से आप समझेंगे। हमने मान लीजिए हाइड्रोजन गैस ले लिया और हमने ले लिए नियान गैस, ठीक है। अब जो है, जो हमारी हाइड्रोजन गैस है उसमें हाइड्रोजन H2 के रूप में रहता है, यानी कि ये किसके रूप में रहता है, मॉलिक्यूल के रूप में रहता है। हमें बता देना भाई, एटम जो है क्या, वो फ्री भी रह सकता है और नहीं भी फ्री रह सकता है। तो जितने मॉलिक्यूल्स इसके होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स उतने इसके भी होंगे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जितने एटम्स इसके होंगे उतने एटम्स इसके होंगे, नहीं, इसके जितने एटम्स होंगे इसके 2 टाइम्स होंगे। क्यों, देखो भाई इसके जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उसके इतने भी इसके भी वही सेम होंगे। तो इसमें क्या है, इसके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, तो
देखिए कैमरा ऑफ हो गया था। देखिए इसका n मालिक्यूल लिया गया, इसका n मालिक्यूल लिया गया और HCl के कितने मालिक्यूल बन गए? 2n मालिक्यूल बन गए। तो अगर हम इसका क्या लें, देखिए ध्यान दीजिए, इसका हम अगर एक मॉलिक्यूल लें, इसका भी हम कितना मॉलिक्यूल लें? एक, तो इसके 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे कि नहीं? मॉलिक्यूल तो अगर अब देखिए हमको चाहिए क्या, हम इसको अगर ऐसे लिखें, इसके हम लिखते इसका 1/2 मॉलिक्यूल, 1/2 मॉलिक्यूल, तो बन जाएगा क्या आपका ये 1 मॉलिक्यूल। जो आपका 1/2 मॉलिक्यूल है इसको लिख सकते हैं क्या? 1 एटम, 1 एटम, एक एटम ये, एक एटम ये, हमारा क्या बन गया? 1 मॉलिक्यूल। देखिए एक एटम ये कंबाइन किया और एक एटम ये कंबाइन किया और आपको एक मॉलिक्यूल दे दिया। समझ में आई बात? तो एटम्स कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। किसके? कंपाउंड्स के। मॉलिक्यूल बना रहे हैं किसके? मॉलिक्यूल्स किसके बना रहे हैं? कंपाउंड्स के बना रहे हैं। समझ में बात? नहीं कि कंपाउंड्स के एटम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं वो? कंपाउंड्स के क्या बन रहा है? मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब भाई अब देखिए इसके बेसिस पे जो है क्या हो गया? गैलिसैक का नियम हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि नहीं कर दिया? भाई एटम्स भी सिंपल रेशियो में, देखिए एटम्स का जो रेशियो है, देखिए 1:1 का रेशियो और यहाँ पे वॉल्यूम का भी रेशियो है, सिंपल रेशियो है, 1:1:2 का रेशियो है। बात समझ में आई? यहाँ पे भी क्या है? मॉलिक्यूल्स का देखिए 1 एक करेंगे, देखिए 1/2 × 1/2 × 1, सो हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लगेगा? 1:1:2 का रेशियो हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर जो हमारा गैलिसैक का जो गैसियस वॉल्यूम रिलेटेड नियम था वो भी क्या हो गया? प्रूव हो गया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए। धन्यवाद। और नोट्स आपको आज जो है इस लिंक में PDF की जो दे दी जाएगी, हाँ उस PDF लिंक में जो है आपका ये अभी जो है, अभी आपको मैं जस्ट लिंक एक दे रहा हूँ, फिर बाद में आपको एक PDF में और दूंगा। इसमें मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, बर्जीलियस का कॉन्सेप्ट और अवोगाद्रो का भी कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, धन्यवाद।